हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोगों को समबहुभुज और विषमबहुभुज के अंतर के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से भली बात ये जान लिया था कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बीच के जो अंतर है दोस्तों, उसको हम किस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ये बताऊंगा दोस्तों कि हम लोग समबहुभुज और विषमबहुभुज के बीच किस प्रकार से हम इनके अंतर को दोस्तों स्पष्ट कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट कर सकते हैं आज के इस वीडियो क्लासेज को। और जो भी बच्चे मेरे इस वाले वीडियो पर नए होंगे तो सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, आपको वीडियो खूब अगर अच्छी लगती है तो अभी आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं था नहीं कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि समबहुभुज के जो पहला अंतर है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है, इसके पहले अंतर में इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, इस बहुभुज में सभी भुजाएं, किस बहुभुज में? तो समबहुभुज में। यानी अगर जो भी आकृति आपके समबहुभुज से रिलेटेड मिलेंगी, अगर उस बहुभुज में अगर आप दोस्तों देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सभी भुजाएं, मतलब टोटल भुजाएं जितने उस बहुभुज में भुजाएं आएंगी, आपको पता ही है दोस्तों कि कोई भी बहुभुज बिना भुजा के होगा नहीं, क्योंकि भुजा का संबंध है रेखाखंड से और बहुभुज का संबंध है कि रेखाखंड द्वारा बंद आकृति से। आज जो बंद आकृति रेखाखंड से बनी होती है वो रेखाखंड आपके भुजा के रूप में जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपके समबहुभुज में आपकी भुजा आएंगी ही आएंगी। और टोटल जो भुजाएं होंगी दोस्तों कैसी होनी चाहिए? वो सभी की सभी, देखिए सभी की सभी जो भुजाएं चाहिए कैसी होनी चाहिए आप लोग समझिएगा। एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं, यानी इसकी टोटल भुजा और टोटल अंतःकोण। अंतःकोण कहने का मतलब कि बहुभुज के आंतरिक भाग में बनने वाले जो कोण होते हैं उसी को दोस्तों हम लोग अंतःकोण के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 3 ठो आकृति दोस्तों आप लोग को समझाने के लिए लिया हूँ, और ये जो आकृतियां हैं दोस्तों वो आपके समबहुभुज से संबंधित है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि आपका जो आकृति वो समबहुभुज है? क्योंकि आपने अभी जाना कि इस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के होते हैं। तो भुजा दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर हम इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण में दोस्तों हमें एक नामकरण ABC प्राप्त होता है त्रिभुज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो आपका यह बहुभुज है दोस्तों वो आपका एक प्रकार का समबहुभुज है? तो यहाँ पर जो आप दोस्तों ये निशान देख रहे हैं ना, ये वाला निशान, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था पिछली वीडियो के माध्यम से कि जो आप छोटी रेखाखंड वाला निशान देख रहे हैं, अगर यह किसी भी आकृति में अगर ये सेम ही दिखाई दे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आकृति की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर है। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि तीनों की तीनों जो भुजा हैं वो आपस में बराबर है। ये मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप दोस्तों वास्तविकता रूप से अगर कोई समबहुभुज से संबंधित कोई अगर आकृति देखते हैं तो दोस्तों उन आकृतियों की जो परिसीमा की जो लंबाई और चौड़ाई जो आते हैं, उन लंबाई और चौड़ाई का अगर आप माप कीजिएगा तो उनके माप दोस्तों लंबाई का चौड़ाई के इक्वल और चौड़ाई के लंबाई के इक्वल आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर समबहुभुज वाले और किसी भी आकृति की अगर परिसीमा में आने वाले उसके लंबाई और चौड़ाई दोस्तों अगर आप उसका मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के फलस्वरूप उनकी जो माप होगा दोस्तों वो एक दूसरे के इक्वल प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो जो आपका बहुभुज है वो आपका एक प्रकार का समबहुभुज है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ केवल बात भुजा के बराबर होने से नहीं है, साथ ही साथ दोस्तों इसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो प्रत्येक अंतःकोणों की माप करने का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हम आगे चलते हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है और ये जो कोण है, इसको हमने क्या किया है कि इस प्रकार से हमने दर्शाया। देखिए इस प्रकार से क्या किया दोस्तों, हमने कोण को दर्शाया। मान के चलते हैं कि इस कोण की माप है कितना? 60 डिग्री। इस कोण की माप कितना है? 60 डिग्री। और इस कोण की माप कितना है? 60 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है अंतःकोणों का वो होता है 180 डिग्री, और इसके तीनों कोणों का माप होना चाहिए और वो भी समान। तो इसको हम कैसे वितरित कर सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं? तो 60 डिग्री पर। यानी आप देख सकते हैं कि इस बहुभुज में इसके तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर है, और साथ ही दोस्तों इनके प्रत्येक अंतःकोण की जो माप है वो भी आपस में क्या है? बराबर है। यानी आपका जो कोण ए बन रहा है वो भी 60 डिग्री, जो कोण बी बन रहा है वो भी 60 डिग्री, और कोण जो सी बन रहा है वो भी 60 डिग्री। तो इसमें यही आपसे बोला जा रहा है कि इसके सभी अंतःकोण भी क्या होने चाहिए? समान माप के, और सभी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समान माप के। यानी अगर यहाँ पर दोस्तों ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगा तो आपका जो AC है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, और जो BC है दोस्तों वो भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। यानी इसके भुजाओं के लंबाई के माप में कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दूसरी आकृति में
कि ये क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का दोस्तों ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है। हमको पता नहीं है कि ये समबाहुभुज है कि नहीं है, लेकिन यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज करने का मतलब कि 4 भुजाओं से बना हुआ बहुभुज है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे दोस्तों कि इसके चारों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। और साथ ही अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुभुज के अंतभाग में बनने वाले जो इनके प्रत्येक अंतकोणों की माप है वो समान है। क्योंकि दोस्तों किसी भी चतुर्भुज के टोटल उसके अंतकोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसके प्रत्येक कोण बराबर भी होना चाहिए और साथ ही इन सभी कोणों को जोड़ने पर उसके योग उतने मिलने चाहिए जितने आपके बहुभुज का योग होता है अंतकोणों के मापों का कुल योग, ठीक है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों के मापों का जो योग होता है अंतकोणों का वो होता है 360 डिग्री। प्रत्येक कोण बराबर होनी भी चाहिए, तो प्रत्येक कोण कितना पड़ेगा, तो 90 डिग्री पड़ेगा, 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐसा कंडीशन केवल आपके वर्ग में ही मिल सकता है और ऐसा कंडीशन केवल और केवल आपके समबाहु त्रिभुज में ही मिल सकता है। इसलिए बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग कि जो समबाहु त्रिभुज है आपका वो एक प्रकार का समबाहुभुज है और जो वर्ग है आपका वो भी एक प्रकार का समबाहुभुज है। क्यों है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं यानी अगर उनके भुजाओं में जो लंबाई और जो चौड़ाई आते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, यानी आपस में बराबर हो जाते हैं। या फिर दोस्तों इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इनके चारों के चारों जो भुजाएं होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं और साथ आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इनके प्रत्येक अंतकोणों की माप भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ऐसे बहुभुजों को ही हम लोग समबाहुभुज के नाम से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। अगर यहीं पर बात करें हम लोग विषम बहुभुज का, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है आपसे इस बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतकोण समान माप के नहीं होते हैं। क्या बताया दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है आपसे कि इस बहुभुज में सभी भुजाएं और सभी अंतकोण समान माप के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका जो विषम बहुभुज है उसमें सभी भुजाएं एवं सभी अंतकोण समान माप के नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस बहुभुज में अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो हो सकता है दोस्तों कि इनके जो अंतकोणों की माप होगी वो चारों आपस में बराबर नहीं होगी। अगर वो बहुभुज आपका चतुर्भुज रहता है तो तब बोले चारों, ठीक है। वरना जितना बड़ा बहुभुज लीजिएगा उनके कोणों का जो मान होगा, जो संख्या होगी दोस्तों उतना ही आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान के चलते चतुर्भुज के लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं यहाँ पर आयत है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर समझा ना वर्ग के रूप में, तो वर्ग में आप लोगों ने क्या जाना, वर्ग में आप लोगों ने ये जाना दोस्तों कि इनके चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है और साथ ही इनके प्रत्येक अंतकोणों की माप भी आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हमने इसको बोला कि यह समबाहुभुज। क्यों है, क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इसी प्रकार से कि बोलता है ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक अंतकोण की माप एवं उनकी सभी भुजाएं समान माप की हो उसे हम लोग बोलते हैं समबाहुभुज। और यहाँ पर दोस्तों हम आपको आयत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पर दोस्तों इसकी भुजा हम ले लेते हैं ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सिंगल यहाँ पर क्या किया है, AB और BC को दर्शाया है रेखाखंड से, और यहाँ पर हमने डबल रेखाखंड से AD और BC को दर्शाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो चारों भुजाएं हैं ये चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो AB भुजा है वो CD के बराबर है और जो BC भुजा है वो AD के बराबर है, यानी इनकी समूह भुजाएं बराबर हैं लेकिन टोटल भुजाएं आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या था दोस्तों कि सम्मुख लीजिए या आसना लीजिए, जब सभी भुजाएं बराबर है की हैं तो इनके चारों भुजाएं आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जबकि दोस्तों आपके आयत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप लोग जानते भी हैं कि आयत के प्रत्येक अंतकोण की माप जो होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऐसे दर्शा दें तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंतभाग में बनने वाले जो प्रत्येक अंतकोणों की माप है वो 90 डिग्री है। तो दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिया, ऐसा मैंने इसलिए लिया क्योंकि किसी भी आयत के प्रत्येक अंतकोणों की माप 90 डिग्री ही होती है। अगर इनका योग निकालिएगा तो आपको 360 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस बहुभुज के हालांकि इसके अंतभाग के प्रत्येक अंतकोण की माप बराबर है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इसके भुजाओं के तो इनकी सभी भुजाएं बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी भुजाएं आपस में बराबर ना होने की स्थिति में हम लोग इस बहुभुज को हम लोग विषम बहुभुज के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो समबाहुभुज नहीं है वही आपका विषम बहुभुज है। तो समबाहुभुज में क्या था, समबाहुभुज में दोस्तों ये था कि इनके प्रत्येक अंतकोणों की माप बराबर होने के साथ साथ इनकी सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ आयत में
में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना होकर सम्मुख भुजाएं केवल आपस में बराबर है। इसलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि ये जो बहुभुज है आपका वो समबहुभुज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हैं इस वाले आकृति में, तो ये दोस्तों ये जो आकृति है वो भी चतुर्भुज है, लेकिन इसकी आकृति पतंग जैसी है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतंग के नाम से भी क्या बोलते हैं, इसको जानते हैं। तो आपको देखने से लगता होगा कि देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, और यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन टोटल भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। और साथ ही दोस्तों इनके जो कोण बनते हैं अंतभाग में वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो बहुभुज है आपका वो आपके समबहुज से अलग हो जा रहा है, अर्थात इसके गुण को बिल्कुल भी दोस्तों ये पालन नहीं कर पा रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो आपका पतंग है वो भी आपके किस रूप में आएगा, वो आपके विषमबहुज के रूप में आएगा। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखते हैं इस वाले आकृति में, तो ये जो आकृति है आपका हो सकता है आपको फूल ना दिखाई दे दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब आगे लेकर चला गया है जो कि कैमरे में फुल तरीके से आ नहीं पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आकृति आपका कैसा है वो समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती नहीं है, आप लोग जानते करते हैं। जब उनकी हमको पहले कोण को छोड़ दीजिए ना, अगर आप कोण पर अगर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो कोण को छोड़ दीजिए, आपकी भुजाएं देखिए ना, अगर आप यहाँ पर समलंब बहुभुज में अगर आप इनकी सभी भुजाओं को अगर आप लेते हैं तो इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर बिल्कुल दोस्तों नहीं मिल पाती है। इसलिए आपका जो समलंब जो बहुभुज है वो भी आपके विषम बहुभुज की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये वाली आकृति, तो इस वाली आकृति में दोस्तों ये जो आकृति है त्रिभुज की वो एक प्रकार का दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको अगर हम इस प्रकार से अगर कर दें ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजा आपस में बराबर है पर एक भुजा आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। कोण को छोड़िए ना, इसमें जो तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तब जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के उनके अंतःकोण में जो दो ठो अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलते हैं कि अगर ये दो गो 67 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री, तो तीसरा का कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री होगा ना। तो दोस्तों जब तीसरा 60 डिग्री हो जाएगा तो आपका जो बहुभुज है त्रिभुज वाला वो बन जाएगा समबाहु, जबकि ये समबाहु नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर ये ले लेते हैं 30 डिग्री और ये भी अगर ले लेते हैं 30 डिग्री, तो इससे पता ये चलता है कि इसके अंतःभाग में दो ठो अंतःकोण आपस में बराबर हैं, जबकि एक जो अंतःकोण है वो बिल्कुल भी आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप ही बताइए क्या ये बराबर है, यानी 30 दूनी 60 और 120 तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये बिल्कुल दोस्तों बराबर नहीं है। तो अगर ऐसी आकृतियाँ अगर आपको मिलती है तो हम लोग यही समझेंगे कि ये सब के सब आकृतियाँ आपके विषम बहुभुज की श्रेणी में आती है। तो दोस्तों इसका जो पहला जो अंतर था बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने इस पर इतनी सारी चर्चा की आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल भी समबहुभुज और विषमबहुभुज में जो दोस्तों अंतर होता है या इसकी आकृतियों की जो पहचान होती है आपको समझ पाने में बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना हो सके। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें दूसरे नंबर में, तो दोस्तों दूसरा नंबर बोला जा रहा है आपसे यह बहुभुज समभुज एवं समकोणिक दोनों एक साथ होते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाया, तो अभी आप लोग समझाते हैं कि समभुज का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है बराबर, आप लोग समझिएगा। सम का मतलब होता है बराबर और भुज का मतलब होता है दोस्तों भुजा, आप लोग जन्म करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि बराबर भुजा। ठीक है, समभुज का मतलब क्या हुआ बराबर भुजा एवं समकोणिक। अब देखिए सम का मतलब बराबर और कोणिक का मतलब कोणिक का मतलब होता है कोण, यानी समान कोण। ठीक है, तो क्या बोला दोस्तों यह बहुभुज बराबर भुजा एवं समान कोण दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ करने का मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखिए अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वर्ग में, तो वर्ग में क्या था कि चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है और साथ ही उसी आकृति में इसके अंतःभाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप भी आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए जैसा कि आपने आयत में देखा कि आयत में क्या था कि इसके अंतःभाग में बनने वाले प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर थी, लेकिन इसके भुजाओं की जो माप है वो सभी आपस में बराबर नहीं थी। जबकि वर्ग में सभी भुजाओं की माप आपस में बराबर भी है और साथ ही इसके अंतःभाग में बनने वाले जो प्रत्येक अंतःकोण की माप है वो भी आपस में
बराबर है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि यह बहुभुज समभुज एवं समकोणिक दोनों एक साथ होते हैं। वैसा ना कि समभुज होगा तो समकोणिक नहीं है, समकोणिक होगा तो समभुज नहीं, ऐसा स्थिति आपको मिलता है केवल विषम बहुभुज में, ना कि आपको समबहुभुज में। समझ सकते हैं। और इसी का अपोजिट दोस्तों जस्ट आपको इस विषम वाले बहुभुज में आपको बताया जा रहा है यह बहुभुज समभुज एवं समकोणिक दोनों एक साथ नहीं होते हैं। कैसे होगा देख सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रत्येक अंतःकोण की अगर माप बराबर है तो इनके भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। हो सकता है अगर इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो इनके अंतःभाग में बनने वाले जो प्रत्येक अंतःकोण की माप है वो आपस में बराबर नहीं होंगे। कब? जब वो दोस्तों आपका बहुभुज रहेगा विषम बहुभुज तब। ठीक है। तो दूसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं हम लोग तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में। तीसरे कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपसे बताया जा रहा है सभी समभुजों के विकर्ण समान होते हैं। क्या बताया? सभी समबहुभुजों के विकर्ण समान होते हैं। यानी दोस्तों इनके जो विकर्ण होते हैं इनमें कोई भी दोस्तों असमानता नहीं होती है। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग वाले में, देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिभुज में तो कोई विकर्ण बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी दोस्तों सम्मुख शीर्ष होता ही नहीं है। और किसी भी बहुभुज में अगर कोई सम्मुख शीर्ष नहीं होते हैं तो उस बहुभुज में दोस्तों बिल्कुल भी विकर्ण नहीं खींचे जा सकते हैं। इसलिए हम त्रिभुज की बात हटाते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर वर्ग का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ करते हैं, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर एक विकर्ण ड्रॉ किया है और एक विकर्ण दोस्तों हम यहाँ पर एक और ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पर मिलता है विकर्ण AC और यहाँ पर B और यहाँ पर हो जाएगा D, यानी आपको मिल जाएगा ABCD। यानी कैसा है दोस्तों, ये आपका जो वर्ग है ABCD है। तो यहाँ पर आपको दो ठो विकर्ण देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन? पहला AC और दूसरा BD। तो दोस्तों जो आपके AC या जो BD जो आप विकर्ण देख रहे हैं ना, ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो आकृति वो समबहुभुज है। जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि सभी समबहुभुजों के विकर्ण समान होते हैं, चाहे वो समबहुभुज आपका 3 भुजा वाला हो या 4 भुजा वाला हो। अब बताइए 3 भुजा वाला हटा दीजिए, क्योंकि 3 भुजा वाला में बिल्कुल भी विकर्ण नहीं बनता है। 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला हो, 8 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, कितना भी भुजा वाला आपका समबहुभुज क्यों ना हो, उसके सभी के सभी जो दोस्तों जो विकर्ण बनेंगे वो आपस में बराबर ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि AC और जो BD विकर्ण आपस में बराबर है। अब आप लोग कैसे कहिएगा, आप यहाँ पर दोस्तों समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आप लोग समझाने के लिए एक दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं वर्ग जैसा मैंने काट, यहाँ पर एक कागज मैंने काट लिया ताकि आप लोग मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों हम कैसे समझेंगे कि ये जो आपका यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो आकृति वर्ग वाला, ये कैसे समझेंगे कि इनके जो विकर्ण होंगे आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों ऐसा चीज़ आपको 9th क्लास में सिखाया जाएगा सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन अभी आप लोग समझिएगा, मैं आप लोग थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे बराबर होंगे इनके विकर्ण एक दूसरे के। दोस्तों इस बहुभुज के यानी जो मैंने समबहुभुज लिया है, अगर इसके किसी भी एक विकर्ण से, ठीक है मैं वर्ग के लिए समझा रहा हूँ, हालांकि सभी मतलब विकर्णों के लिए ऐसा नहीं होता है कि अगर बात कर रहे हैं अगर इस आकृति वाले विकर्ण में तो मतलब उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसमें बात करें किसमें दोस्तों, वर्ग वाला में, तो यहाँ पर देखिए 2 विकर्ण है ना, एगो ये वाला और एगो ये वाला। अगर इन दोनों में सर किसी भी एक विकर्ण में दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको मोड़ते हैं तो ये फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करने के पश्चात क्या होता है कि ये दोनों दोस्तों अपने आप को संपाती कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को ढक लेते हैं। देखिए ढक लिया, देखिए ढक लिया, यानी कहीं पर भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं ये एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर ढक चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ढक चुके हैं। अगर ऐसा ही दोस्तों अगर आप इस वाले विकर्ण से भी अगर आप करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिलकर वो एक दूसरे को संपाती कर लेगा, यानी ढक लेगा। देखिए ढक लिया, ढका ना। तो इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि जो आपका ये विकर्ण है वो आपस में बराबर है, तभी एक दूसरे के संपाती होते हैं। अगर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते तो एक दूसरे के संपाती बिल्कुल भी नहीं होते। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी समबहुभुज में, मतलब सभी समबहुभुजों में उनके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर यानी समान होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग मतलब अपने से बनाते भी होंगे, मतलब ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा या दुकान को किनते होंगे ब्रेड पकौड़ा, तो क्या करता है ब्रेड पकौड़ा वाला क्या करता है कि ब्रेड कैसा रहता है, ब्रेड आपका आयताकार रहता है। दोस्तों आप जानते होंगे ब्रेड आपका कैसा रहता है, आयताकार रहता है। और उस ब्रेड वाले जो रोटी होता है, जो ब्रेड वाला जो आपका रोटी होता है, उसको क्या करता है दुकानदार कि उसको चाकू से बीच से काट देता है, और काट कर उसको एक दूसरे के ऊपर रख देता है। तो इससे क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं, क्योंकि वो आपकी जो ब्रेड वाली जो आकृति थी वो वर्गाकार थी, और काटने के बाद जब एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो एक दूसरे को संपाती कर लिया। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्रेड है वो एक प्रकार का समबहुभुज है, और इसीलिए जब वो एक दूसरे
दूसरे के ऊपर रखता है तो दोस्तों वो अपने आप को संपाती कर लेता है और उसकी आकृति दोस्तों आप लोगों को ब्रेड पकौड़ा जैसा देखने को मिल जाती है। बात को समझ रहे ना। अब आइए यहाँ पर हम लोग बात कर, देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे बोला जा रहा है सभी विषम बहुभुजों के विकर्ण समान नहीं होते हैं, यानी इसमें क्या था, समान था, इसमें क्या है, समान नहीं है। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि अगर इसमें विकर्ण समान थे तो हम अगर एक विकर्ण से अगर इस वाले आकृति को हम फोल्ड किए थे तो ये दोनों के दोनों मतलब इसमें जो आकृति में जो फोल्ड करने के बाद जो स्पेस यहाँ पर जो इसकी आकृति बन रही है वो एक दूसरे को ढक रही थी ना। लेकिन अगर इसमें जब विकर्ण समान नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें जो आकृतियाँ आएंगी अगर उनको किसी एक विकर्ण से अगर फोल्ड किया जाए तो हो सकता है कि एक दूसरे की संपाति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा जो स्थिति है वो सभी विकर्णों के लिए नहीं होती है और सभी आकृतियों के लिए भी नहीं होती है। मतलब कुछ कुछ ऐसी आकृतियां हैं और कुछ कुछ उन आकृतियों में ऐसे विकर्ण भी आते हैं जो एक दूसरे को संपाति कर लेते हैं और कोई मतलब सभी विकर्णों के लिए साथ नहीं होता है। जैसे कि इसमें आपके दो विकर्ण थे ना, तो दोनों विकर्णों में से हमने आपको मोड़ कर दिखाया कि दोनों विकर्ण के साथ क्या थे, ये दोनों संपाति हो जा रहे थे, यानी एक दूसरे को ढक लेते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हैं, देखिए हम आयत की बात करें तो अगर आयत को दोस्तों अगर आप मोड़िएगा तो सिरा बाहर निकल जाएगा। अगर मोड़िएगा ना तो हो सकता है ऐसा निकल जाए बाहर, क्योंकि उसका तो कागज़ मैं नहीं काटा हूँ। अगर दोस्तों रहते तो आप लोग समझा देते, वो हमको टाइम ही नहीं पाया आप लोग को बताओ काट कर समझाने का। ठीक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। आप लोग घर पर प्रैक्टिकल भी दोस्तों कर सकते हैं कि अगर आप घर पर अगर ऐसा कोई चीज़ अगर आयताकार मिले, अगर दोस्तों आप लोग उसको विकर्ण से अगर मोड़ते हैं, जैसे कि इसका विकर्ण आपको कहाँ से मिलेगा, इसका विकर्ण दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगा, यानी AC से इसका क्या मिलेगा, आपको विकर्ण मिलेगा। तो इसको अगर आप फोल्ड कीजिएगा ना तो दोस्तों ये वाला सिरा आगे निकल जाएगा और ये वाला सिरा भी आगे निकल जाएगा, यानी एक दूसरे के बिल्कुल भी संपाति दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हैं कि ये जो आकृति है आपका वो कैसा है दोस्तों, वो एक प्रकार का विषम बहुभुज है। लेकिन एक बात आपको बहुत यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आपका जब समबहुभुज रहेगा तो केवल समबहुभुज में ही सभी विकर्ण आपस में बराबर होंगे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को माइंड से बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि केवल अगर आपका समबहुभुज हो तो उसी में क्या होगा दोस्तों कि आपके जो विकर्ण होंगे, मतलब जितना विकर्ण सभी के सभी जो विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। दोस्तों ये स्थिति विषम बहुभुज के लिए भी मान्य हो सकती है, बस हालांकि सभी बहुभुजों के लिए नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विषम बहुभुज जिनमें दोस्तों सभी के सभी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, आप लोग समझिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग है आज जो आयत है ये दोनों को दोनों एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है, और आप जानते होंगे कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने तो ये नहीं बोला कि आपका जो आयत है उसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बोला कि जो वर्ग है और जो आयत है ये दोनों समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों इतना तो समझ में आ रहा है कि वर्ग आपका समबहुभुज है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यह समबहुभुज है। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं विषम बहुभुज में तो आप ये बोलिएगा कि इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यह विषम बहुभुज है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग मार खा जाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों इनके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आयत के विकर्ण है AC और BD एक दूसरे के मतलब असमान होंगे, यानी दोस्तों ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो जब दोस्तों समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होंगे तो क्या आयत के विकर्ण एक दूसरे से अलग होंगे, असमान होंगे, एक दूसरे से बड़े छोटे होंगे? नहीं हो सकते हैं। हालांकि एक दूसरे के संपाती नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भुजाओं का अंतर है और यहाँ पर भुजाओं का अंतर नहीं है। आप समझ सकते हैं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना आप आसान समझते हैं ना समबहुभुज विषम बहुभुज को, उतना ये चीज़ आसान नहीं है। इसको बहुत मेहनत लगता है समझने में। केवल मुख से इसका परिभाषा देना और इसको बोल रहे हैं कोई बड़ा मतलब पढ़ाई नहीं हुआ। इसको अच्छी तरीके से समझना, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके गहराइयों तक पहुँचना ही आप लोग का सबसे दोस्तों उत्तम आप लोग का कार्य होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। बात को समझ रहे हैं ना? तो इसी चीज़ को दोस्तों हमको समझना है। अगर हम यहाँ पर दूसरी आकृति को लेते हैं तो देखिए हमको यहाँ पर दो विकर्ण मिलते हैं, एगो ये वाला विकर्ण मिलेगा और एगो ये वाला विकर्ण। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों हम लोग AB, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर CD, यानी कि ACBD। तो ये आपके पता होंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसको ऐसे मुड़िएगा ना, ऐसे मुड़िएगा ना
तो ये जो ए बी जो आप विकर्ण देख रहे हैं, तो ए बी विकर्ण से ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी संपाति कर लेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर सी डी से मुड़िएगा ना, सी डी से, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे को संपाति नहीं कर पाएंगे। और साथ ही संपाति करने के छोड़िए ना, साथ ही आप देख सकते हैं कि इस बहुभुज में जो इनके दोनों विकर्ण हैं, आपको देखने से पता चलता होगा कि ए बी और सी डी, दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर जब आप ए बी और सी डी देखते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे से बड़ा छोटा हो जा रहे हैं, यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको बहुभुज अगर विषम रहे तो उस विषम बहुभुज के जो सभी विकर्ण होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, हो सकते हैं लेकिन सभी विषम बहुभुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिखे क्या चाहिए, सभी लिखे हैं, समझ रहे ना, सभी विषम बहुभुजों के विकर्ण समान नहीं होते हैं। मतलब मेरे यहाँ पर जो दोस्तों मैंने कथन लिखा है उस पर थोड़ा प्रेशर डालिएगा अभी ना, कि किसी के मास्टर कहने पर हमारा काट दीजिएगा, कोई एक ना मास्टर में गलती बतैले बाटे, बस तो समझ रहे ना कि विषम बहुभुज के आयत का विषम बहुभुज है और इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और आपका मास्टर लिखवाया है कि विषम बहुभुज के विकर्ण समान होते ही नहीं है। भैया हम कोनो प्रॉपर मतलब आयत के लिए नहीं बोले हैं, ठीक है, हम सभी विषम बहुभुजों के लिए बोले हैं। सबका अगर समान रहता तब तो बोलते ना कि सभी विषम बहुभुजों के विकर्ण समान होते हैं, और सबका भी नहीं किया है तो कैसे बोल सकते समान है, यही ना बोलेंगे कि सभी विषम बहुभुजों के जो विकर्ण है वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट जो सबसे कथन है उसके बारे में। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है समबहुभुज में सभी समबहुभुजों में उनके सभी बाएं कोणों की माप एक समान होती है। बाएं कोण कहने का मतलब कि जो कोण आपके बहुभुज के बाएं भाग में बनता है वह कोण ही दोस्तों आपका बाएं कोण कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों एक हम यहाँ पर बहुभुज लेते हैं, ठीक है, तो देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि जो हमने बहुभुज लिया है वो एक प्रकार का दोस्तों आपका समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं आपस में दोस्तों क्या है, बराबर हैं। ठीक, अगर दोस्तों आप यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के अंतःकोण को निरूपित कीजिएगा तो यहाँ पर 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर भी 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर होती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि समबहुभुज के प्रत्येक बाएं कोणों की भी माप आपस में बराबर होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बाएं कोण, देखिए यहाँ पर ए बी सी शीर्ष हम दे रहे हैं, ठीक है, और शीर्ष देने के बाद हम क्या करते हैं कि बी सी रेखाखंड को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बी सी रेखाखंड को जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी ना हम बाएं कोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पर बाएं कोण बनेगा, कहाँ पर, देखिए हमने यहाँ पर इसको बढ़ाया दोस्तों डी तक बढ़ाया, तो ए सी डी बाएं कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाएं कोण है वो कितना बनेगा, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एक प्रकार का जो बी डी है आपका, बी डी वो एक प्रकार का सरल रेखा है और उस पर एक आसनन किरण आकर एक आसनन रेखाखंड है, कौन, ए सी। तो आप जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कोई भी एक आसनन रेखाखंड या आसनन किरण अगर आरोपित होती है तो उसके दोनों ओर बनने वाले आसनन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है दोस्तों, आसनन कोणों का योग 180 डिग्री बराबर। तो आसन मतलब अगल बगल, तो देखिए 60 के बगल में कौन है, 60 के बगल में हरियर का कोण है, हमको पता नहीं वो कितना है, इसलिए दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर ये कोण का मान x है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस, देखिए x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर रैखिक युग्म का सहायता लिया, क्योंकि रैखिक युग्म बोलता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और जब दोस्तों इसका माप निकालेंगे यहाँ पर समीकरण के प्रयोग से, तो 180 में से क्या होगा, 60 माइनस जाएगा। जानते हैं समीकरण में पक्ष बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है, तो 180 में से 60 माइनस जाएगा तो दोस्तों निकल कर आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका कोण निरूपित होगा वो कितना होगा दोस्तों, 120 डिग्री, यानी x के स्थान पर जो मान आया है वो 120 डिग्री आया है। तो आप ही बताइए, उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर निकालिएगा, मान चलते हैं P तक बढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, P तक, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो क्या कोई अलग कोण बनेगा, बोलिए। जब यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सही 60 और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे, मान चलते ये कोण y है, तो y या प्लस 60 अब बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री, y आप प्लस 60 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। तो कितना निकल कर आएगा y का मान दोस्तों आपको 120 डिग्री निकल कर आएगा। तो यहाँ पर भी कितना माप हो जाएगा उसका, 120 डिग्री। अगर उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप यहाँ पर निकालिएगा हेजा हाई वाला बाएं कोण पर, तो इसका भी मान आएगा 120 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बराबर तो होती ही है, साथ ही साथ इसके बाएं कोणों में बनने वाले जो भी कोण होते हैं वो भी एक दूसरे के आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि
कोई भी अगर आकृति अगर आपका समबहुभुज होगा तो उसके बाएं कोणों में बनने वाले जो भी कोण होंगे वो सभी एक दूसरे के बराबर माप वाले होंगे, जबकि ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी विषम बहुभुज के लिए देखा नहीं जाता है। और आप इनकी आकृतियों को देखकर ये भली बात बता सकते हैं कि दोस्तों विषम बहुभुज वाले आकृतियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों बिल्कुल भी इनके बाएं कोणों की माप आपस में बराबर नहीं हो सकती है। तो मेरे समझ से दोस्तों जितना मेरे समझ में था समबहुभुज और विषम बहुभुज के अंतर को स्पष्ट कराना, मैंने आप लोगों को बिल्कुल सरल और सार्थक तरीके से स्पष्ट करा दिया है। अगर जो कुछ भी मतलब इसमें अंतर आपको समझ में ना आए तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अगर जो बच्चे इससे भी ज़्यादा अगर अंतर जानते हैं तो आप लोग अपने नॉलेज को दूसरे बच्चों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मतलब इस नॉलेज को आगे की ओर शेयर करते चले। और दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीख मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।